मैं नितेश मिश्रा। आप देखें लाइव तक। हमारे आज के गेस्ट कमर आगा सर हैं, जो पाकिस्तान मामलों के खास जानकार हैं। और सर, जिस तरीके से हम जो प्रोग्रेस देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ये पहलगांव घटना होने के बाद, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये सिचुएशन जो है, ये वॉर की तरफ जा रही है, फुल फ्लेज वॉर, या एक लिमिटेड वॉर की तरफ जा रही है चीजें? अब मुझे नहीं लगता कि फुल फ्लेश वॉर इंडिया लड़ेगा। जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट का बहुत फर्म होगा, इसमें कोई शक नहीं, और बड़ा घातक होगा पाकिस्तान के लिए, बगैर फुल फ्लेश वॉर में जाए हुए। देखिए, प्रधानमंत्री ने दो चीज कही है। कहा है कि जो लोग इसमें जिन लोगों ने ये मारा है लोगों को, जिन लोगों ने हत्याएं की हैं बेगुनाह लोगों की, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और जो इनके पीछे हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इनके पीछे दो हैं, आतंकवादी भी हैं और पाकिस्तानी सेना भी है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा जो दोनों को क्षति पहुंचाए अगर ये वीक होते। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको एडवाइस किया था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है। जो युद्ध से कोई मसले निकलते हैं नहीं, लेकिन यह है कि वो बहुत फर्म और बहुत सख्त बदला लेगा। हो सकता है कि काफी समय तक ये चलता रहे। और ये ऐसा लगता है अभी। बहरहाल अब गवर्नमेंट है, पूरे उसके डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब बैठते हैं, तय करते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जो भी एक्शन होगा गवर्नमेंट इस बात का ध्यान में रखती हुई करेगी कि जो भारत की इकोनॉमी है, 6.5%, वो बनी रहे, कोई ऐसा इकोनॉमिक पे असर ना आने पाए। ये सब देखते हुए मैं समझता हूँ कि एक फर्म डिसीजन लिया जाएगा, जल्दी ही लिया जाएगा, और काफी घातक भी साबित होगा पाकिस्तान को। जी। सर, जिस तरीके से कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और इनसे जो उनसे बात पीछे हुई थी हमारी, तो उनका जो एक कहना था, बेसिकली जो गवर्नमेंट का स्टैंड होता है किसी भी गवर्नमेंट का फाइट में, वो DIME करके एक टर्म ये लोग यूज करते हैं, जिसमें हम डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, उसके बाद फिर मिलिट्री और इकोनॉमी, ये चारों एंगल होती है। तो आप हम हम्म। क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी इनिशियल जो पीछे कुछ 5 स्टेप्स लिए हुए हैं, वो डिप्लोमेसी लेवल पे हो गई हैं, तो बाकी इंटेलिजेंस लेवल पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेशक कर रही होगी, बट जो मिलिट्री और इकोनॉमी एस्पेक्ट रह गया है, उस पे गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ, अब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पीओके वो भारत की टेरिटरी है, और जो कुछ भी होगा वहीं पे होगा, मुझे लगता है। ये पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, बल्कि पीओके के अंदर ही आ, इनके बहुत से ठिकाने हैं आतंकवादियों के, उनको ब्लो अप किया जा सकता है। और यही संभव नजर आता है। और ये हो सकता है कि मिलिट्री भी एक मैसिव डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के ऊपर कर दे। सिर्फ डिप्लॉयमेंट से ही पाकिस्तान की बुरी हालत हो जाएगी। इससे उनके पास इतना, इसलिए कि बड़ा डिप्लॉयमेंट के मतलब ये थे कि ह्यूज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, वो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि 15 दिन या 20 दिन तक अपना इस डिप्लॉयमेंट को झेल पाए। वो भी अपनी पूरी सेना को डिप्लॉय करें जिस तरह से होता है। अलर्ट करना पड़ेगा नेवी, एयरफोर्स एंड बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइजेशन, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाए सिर्फ इसी पे कर देने से। प्लस कुछ मेरा ख्याल है इसी तरह के कुछ कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत से होते हैं। गवर्नमेंट जब बात करती है, आपने बताया 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों पे ध्यान रखते हुए बहुत से ऑप्शंस होंगे। कोर्सिव डिप्लोमेसी जो चलती रहेगी बहुत समय तक। हम्म, और यह है कि दूसरा यह है कि इकोनॉमी को देखते हुए इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन फौरन तो नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में सिंधु रिवर का जो तय किया है कि जो संधि है उसको रद्द करने से या
उसको ठंडे बस्ते में डालने से, या जो उनका प्लान है, कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े डैम्स बनाएंगे, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी एक आईडब्ल्यूटी के ऊपर जो एक डिसीजन लिया है सस्पेंड करने का, बेसिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा पार्ट था ये, कि अगर आप पानी और पानी के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो एक तरीके से वॉर, न्यूक्लियर वॉर के लिए उनके लिए अप्रूवल्स मिल जाते हैं एक तरीके से, जैसे में जिसमें एक इनके पोर्ट्स के ऊपर अटैक करना, ये सब चीजों की हैं। आपको लगता है कि ये जो चीज की है, और पाकिस्तान की जिस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स पीछे कुछ समय में आई हैं, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, तो ये उस डायरेक्शन में चीजें जा सकती हैं? भाई जाने को जा सकती हैं, लेकिन वो बहुत घातक होगा पाकिस्तान के लिए। फिर तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। न्यूक्लियर का रखना और बात है, न्यूक्लियर का यूज करना और बात होती है। या आप अगर आप किसी भी पोर्ट पे या किसी भी जगह पे अटैक करते हैं, तो भारत इन वहां के कोई भी एक पोर्ट नहीं बचेगा। न्यूक्लियर ना भी यूज करें तो भी नहीं बचेगा। ये भी तो देखना होता है कि अगर हमारी क्षमता कितनी है और हमें कितना रिस्पांस मिल सकता है। क्या पाकिस्तान के पास है उतनी क्षमता? मेरे ख्याल है बहुत सी बातें वो ये करते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। हालांकि पाकिस्तान की जो सेना है, ये बहुत मेरा तो मानना ये है कि ये स्वयं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। एक तरफ तो ये अपने लोगों को डराती रहती है, टेरर फैलाती रहती है, और दूसरी तरफ ये क्षेत्र के अंदर, भारत ही नहीं बल्कि दूसरी जगह छोटे मुल्क, तो वो इनका माइंड सेट बहुत अलग होता है आतंकवादियों का या एक्सट्रीमिस्ट का। और जो इस समय सेना के अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के, वसीम मुनीर, उनकी जो स्पीचेस हैं, उनकी जो बातें हैं, उनसे तो वाकई लगता है कि ये खुद एक बड़े आतंकवादी नजर आते हैं। और अगर कोई गलत कदम उठाए तो बहुत उनके लिए महंगा पड़ेगा। जी। जंग के लिए बहुत, युद्ध के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। जी सर, जैसे आपने आसिफ मुनीर का जिक्र किया पीछे, पाकिस्तान की जो यूट्यूब चैनल, उसी में हम कुछ एक इनके एक्सपर्ट्स की कुछ चीजें देख रहे थे। उनके खुद एक एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब इनको एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना था, उसके भाजपा खुद उन चीजों के लिए कन्विंस नहीं थे, क्योंकि जब पुलवामा हुआ था उस टाइम ये आईएसआई चीफ थे। तो और आर्मी के अंदर ये एक कहीं ना कहीं एक डिसएग्रीमेंट थी इन चीजों को लेके, कि इनकी जो एक मानसिक स्थिति है वो एक चीफ ऑफ आर्मी के लिए बनने लायक नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही होती है पाकिस्तान में भी, कहीं ना कहीं एक दो तबका है जो इन चीजों के अगेंस्ट है। तो सर, ये जो चीज अभी चल रही है, इसको आप क्या देखते हैं कि इंटरनल इंडिया में जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में चीजें पिकअप हो जाएंगी, एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट तो रहेगा ही अगर इंडिया वॉर में जाती है। और लेकिन कश्मीर में सर, जिस तरीके से धारा 270 एक तरीके से खत्म होने के बाद चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होने लगी थी, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके? देखिए, कश्मीर में कुछ बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 2 दिन से। एक तो पहली दफे ऐसा हुआ है कि हजारों लोग हर शहर में सड़क पे आ गए हैं आतंकवाद के खिलाफ, भारत का झंडा लेके आए हैं। ये कभी नहीं हुआ था। इससे पहले जब भी होता था कोई आता है तो खामोश घर में बैठ जाते थे। एक डर था आतंकियों का, वो भय खत्म हो गया है। उनका जिस तरीके से आना, अपने घर खोल देना, पर्यटन के लिए जिनको प्रॉब्लम है, होटल नहीं मिल रहा है या जा नहीं सकते, आप उनके घर में, अपने घर में ठहरा रहे हैं। 3 व्हीलर वाला जो है वो फ्री राइड दे रहा है उनको एयरपोर्ट की, या जहाँ भी जाना है उनको। या पानी बांट रहे हैं लोग, बॉटल में बॉटल वाटर उनको दे रहे हैं कि परेशान ना होने पाए पर्यटन। और साफ कह भी रहे हैं कि हमारी लाइफ लाइन ही जो है वो टूरिज्म है, अगर टूरिस्ट नहीं है तो हम भी नहीं हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है वहाँ के ऊपर। जो डर था लोगों को, इसलिए ये अगर कोई भी भारत के लिए सिंपैथी रखता था तो ये उसका घर जला देते थे या उसके घर में किसी को एक को मार देते थे आतंकवादी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हालांकि हमेशा से वहां पे ज्यादातर लोग आतंकवाद के साथ नहीं थे, लेकिन चंद लोग ही बहुत होते हैं आतंक के लिए एक शहर को
फैलाने के लिए। और फिर उनकी संख्या काफी थी, कई सौ हमेशा रहते थे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आते थे, तो वो काफी वो थे, वेल ट्रेंड लोग होते थे। लेकिन ये कि अब निकल के आए, अब ये किसको किसको मारेंगे, किसके किसको बोलेंगे। और ये मूवमेंट अब काफी पिकअप करेगा, इसलिए कि उनका जो टूरिज्म है वो तो खत्म हो गया अब कई साल के लिए, क्योंकि दोबारा से कॉन्फिडेंस आना, दोबारा से जाए, इसलिए इस साल तो पता नहीं कितना जा रहे थे। इनकी बहुत हैवी बिकिंग थी। और ये 3-4 महीने का सीजन होता है, इस सीजन में वो साल भर का कमा लेते हैं, वो सब उनका खत्म हो गया। अब बस यही है कि वो एक जो यात्रा होती है श्रद्धालुओं वाली, वहाँ पे जो जाते हैं, क्या कहते हैं, माता के यहाँ जम्मू में, उसमें देखना है कि किस तरीके से लोग जाते हैं। क्या मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे डिफाइंस में दिखाने के लिए। वो जरूर एक उस क्षेत्र में एक पूरी हो जाएगी। सर लेकिन जो हम सिचुएशन देखें, एक कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस का एक सीरियस लैप्स तो गवर्नमेंट की साइड से भी रहा। इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं इतना बड़ा अगर ये चीज कोई प्लान हुई है तो इनको पता नहीं चल पाया ग्राउंड लेवल पे। आपको क्या लगता है ये एक स्टेट कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला और जो अब्दुल्ला की फैमिली सत्ता में आई है, वो एक कोऑर्डिनेशन का कहीं गैप रहा, ये एक सेंट्रल लेवल में कोई चीज जो है कोऑर्डिनेशन की एक कहीं ना कहीं कमी नजर आई? जिस प्रकार का ये ऑपरेशन था, मैं कम से कम 1-2 महीना लगा होगा इनको प्लान करने में। रखी हुई होगी, बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए होंगे, पूरा मैप खोल के बैठते होंगे ये आर्मी वाले, जगह आइडेंटिफाई की होगी कि यहाँ एम्बुलेंस आने में और पुलिस के या सेना के आने में टाइम लगेगा। देखा गया होगा, ऑब्जर्व किया गया होगा कि कितने पर्यटन वहाँ पे रहते हैं। फिर उसके अलावा ये रहा होगा कि उनको वीपिन पहुंचाना, उनको पैसा पहुंचाना, सेफ हाउस ढूंढना जिसमें वो रहे, पहुंचा दिए जाएं, वहाँ पे रहें। फिर उसके अलावा ये था कि एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी उसमें, कि इनको वहाँ से सेफ कैसे निकाला जाए। मोटरसाइकिलें, फिर उसके अलावा ये कि मोटर, इन सब का इंतजाम करना कि एक सेफ हाउस में फौरन ऑपरेशन के बाद पहुंचा दिया जाए, फिर वहां से उनको बाहर। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन, ये आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो एरिया है, उसकी जो टेरेन है वो समझने वाली है। जंगल का एरिया है, बहुत घना जंगल है उस वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि पहाड़ी एरिया में बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को आना। और एक चीज और गौरतलब ये है कि अगर किसी आतंकवादी संगठन को किसी खुफिया एजेंसी की सपोर्ट हासिल है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको रोकना। आ, रोका है, बहुत बार रोका जाता है। भारत का इस समय सारा कंसंट्रेशन जो था वो था आ, जम्मू क्षेत्र में, जहाँ पे मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई थी, लगातार चल रही थी, ऑपरेशंस हो रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लैक हो गए, या क्या हुआ, ये कहना मुश्किल, कहना आसान है, लेकिन ये कि बस यही कहा जा सकता है कि चूक हो गई है कि यहाँ के ऊपर। और हर चप्पे चप्पे पे पुलिस का लगाना या इंटेलिजेंस का लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर टूरिस्ट नहीं आता, अगर बहुत ज्यादा सेना आप डिप्लॉय कर दो तो नॉर्मलसी नहीं आती शहर के अंदर। अगर हर तरफ चेक पोस्ट हैं और हर तरफ चेकिंग हो रही है, कौन आता है उसमें? कोई नहीं आता, और नॉर्मलसी भी नहीं आती। तो इनका प्लान था कि ये एरिया हमने सेव कर लिया है, और जम्मू में वो लगे थे कि इसको भी हम ठीक कर लेंगे। इसी में प्रॉब्लम आई। सर जिस तरीके से अब्दुल्ला फैमिली की एक तरीके से सत्ता में वापसी हुई है, अ, आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो एक पुराने, जो एक स्लीपर सेल बोल रहे, या जो एक पुराना नेटवर्क है वो एक्टिवेट हो गया हो? क्योंकि 90s में जब कश्मीरी पंडित को एक तरीके से वहां से पलायन हुआ, उस टाइम भी अब्दुल्ला फैमिली के इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बोला जाता है। तो ये भी एक फैक्टर रहा इन चीजों के बीच में? देखिए, अब्दुल्ला फैमिली जो है, इसके पास कोई विजन नहीं रह गई है अब।
और इनकी दूसरी तरफ ये है कि इनकी पॉपुलैरिटी भी नहीं, निगेटिव वोटिंग पे ये जीत रहे हैं, हम बराबर देख रहे हैं। और इनके पीरियड में करप्शन भी बहुत बढ़ा, मिलिटेंसी का आना भी उन्हीं के पीरियड में हुआ, शुरू हुआ, पलायन भी हुआ इनका, कश्मीरी पंडितों का। तो ये हर स्टेप पे ये लोग कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए। लड़कों के अंदर बहुत वो हो गई थी, इंटरेस्ट नहीं रह गया था स्टेट की तरफ, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, करप्शन बहुत था, बहुत डीप रूटेड हो गया था करप्शन। तो ऐसे में लड़के बॉर्डर पास जाने लगे जब उनको लगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एंड पाकिस्तान का मैसिव प्रोपेगेंडा था, धर्म की आग बहुत स्ट्रांग होती है। जमात और उनके जो एजेंट्स थे यहाँ पे, जमात इस्लामी या देवबंद के मदरसे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कश्मीर की जमात और पाकिस्तान की जमात और भारत की जमात में बहुत अंतर है। भारत की जमात आतंकवाद के खिलाफ है। तो ये सब उनके मैसिव पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा था, पैसे बहुत आ गए बॉर्डर पार से, उसकी वजह से मल्टीपल फैक्टर्स थे जो एक साथ काम कर रहे थे। उसी वक्त अगर कश्मीरी पंडितों को का सेटलमेंट हो जाता कुछ, तो आसान था। अब बहुत समय लगेगा। या सर तो दो आपको ही तरीका है। जी सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने, एक तरीके से हम देखें तो 370 2019 में जो एक डिसीजन लिया, एक फॉर्म डिसीजन लिया, उसके बाद जो कश्मीर पॉलिसी उनकी रही, वो एक एक डायरेक्शंस नहीं रही कि आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करेंगे, या एक जो विस्थापित थे उनको कैसे आप उन जगहों में दोबारा प्लेस करेंगे। तो 2019 के बाद गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वो एक्शन प्लान में कहीं कंफ्यूजन रही, और जो ग्राउंड पे जिन चीजों को एग्जीक्यूट करना, जिन लोगों को एग्जीक्यूट करना, वो लोग उस तरीके से नहीं कर पाए। ये एक आपको लगता है कहीं के गैप पॉलिसी लेवल में रही गवर्नमेंट की? ये देखिए, कश्मीरियों के विस्थापित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए। जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी उनको विस्थापित नहीं किया जा सकता। ये सारे कदम जो लिए जा रहे हैं वो इनको दोबारा से वहां सेटलमेंट करने के हैं। सर लेकिन हालांकि अगर कश्मीरी इस पंडित का। जी 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 जी, इसी संदर्भ में जैसे कुछ पीछे जब कुछ कश्मीरी पंडित और जो हिंदू लोग थे जिनका जब टारगेट किलिंग स्टार्ट हुई थी, उस टाइम भी कश्मीरी पंडितों ने काफी प्रोटेस्ट किया था, जो स्पेशली टीचर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स में थे, कि उनको ट्रांसफर करके जम्मू भेज दिया जाए। तो उस टाइम भी हमने देखा था कि उस टाइम चाहे हमारे उस टाइम के गवर्नर रहे हैं, इन लोगों ने उन चीजों का संज्ञान ही नहीं लिया। तो वही कहीं ना कहीं लोगों में कॉन्फिडेंस जो है, वो दूसरी साइड से वो नहीं बना। वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग नहीं मूवमेंट कर पाए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, पंडितों की जो भी डिमांड है बहुत जेन्यून डिमांड है, मैं उनकी सेंटिमेंट समझता हूँ। अगर उनका ट्रांसफर कर देती तो गवर्नमेंट को कहा जाता कि ये फेल हो गई है। दूसरा एस्पेक्ट भी है। और गवर्नमेंट का ये था कि इनको वहीं रखना है, इनको प्रोटेक्ट करना है और फिर नए लोगों को वहां पे विस्थापित करना है। उसी के लिए 1970 ये जो था उसको हटाया और बहुत से स्टेप लिए। यूनियन टेरिटरी बनाई ताकि सेंटर से कंट्रोल हो सके। और काफी हद तक शांति आ भी गई थी वैली के अंदर। जम्मू क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रही थी। जम्मू क्षेत्र को उन्हें लग रहा था कि अब जल्दी ही सेटल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप ये होता कि फिर कश्मीरियों को दोबारा से वहां पे स्थापित करने का काम शुरू होता। जब ये सब होने लगा तभी तो, उसी का एक बड़ा कारण यही था कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त हुआ है वहां के ऊपर, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों को की हत्याएं हुई हैं जिस तरीके से, इसी सब प्रोसेस को रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए उन लोगों ने ये किया। जी सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। इसमें एक जो चाइना का कनेक्शन, सर आपको लगता है कि इसमें एक चाइना का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है कि एस्केलेशन हो? जिस तरीके से अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर चल रहा है, और यूएस कहीं ना कहीं उन चीजों को आउटसोर्स और सेटल करने में लगा हुआ है, इंडिया के साथ वो चीजें सेटल करने में, और चाइना के साथ वो ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, और अल्टरनेट सोर्सिंग इंडिया के साथ डेवलप करना। तो नहीं, ऑब्वियसली मुझे नहीं चाइना। लगता कि जी जी सर, जी सर। मुझे नहीं लगता कि चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा।
चाइना इन सब एक्शन से, इन स्टेबिलिटी से अगर वहाँ कश्मीर में आती है तो जरूर खुश होता है। चाइना ये नहीं कहेगा कि आप जाइए इस तरह के स्टेप कीजिए, ये कीजिए। मैं नहीं जानता, मैं सही नहीं कह सकता। एक अगर ऐसा करते हैं वो तो बहुत, तब तो बहुत ही असभ्य बात होगी, और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और ट्रीटीज, उन सब के खिलाफ होगा। लेकिन ये है कि ये जरूर है कि जब भारत के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो उसको, उससे चाइना जरूर खुश होता है कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान ये करके उनसे कंसेशन लेने की कोशिश भी करता है। लेकिन इस केस में अगर ऐसा किया है उन्हीं ने, तो उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए कि काफी गुस्सा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, इवन अरब देशों में। सऊदी अरेबिया जो कि बहुत बड़ा सपोर्टर था पाकिस्तान का, वहां पे बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां दौरे पे थे, क्राउन प्रिंस के से मिल रहे थे, और मिल के ही उन्हीं ने अपना दौरा रद्द किया और हिंदुस्तान वापस आए हैं। उन लोगों ने भी जिस तरह से, सभी ने बड़ा वहां पे भी उसका खंडन किया है। और अ, यूरोप अमेरिका के भी जो इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, पर्सनली बातें की हैं सबने प्रधानमंत्री से, और एक सहानुभूति भारत को जिस तरह से मिली है इस मुश्किल घड़ी में, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट का एक बड़ा अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। जी सर, आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। कर्मागर सर, समय देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।